अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मंच पर भी कई तीखे सवाल रहेंगे ही और बेबाकी से जवाब भी वो देते हुए नजर आएंगे। तो चलिए इस बेहद ही खास सेशन की शुरुआत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत कीजिए। आप सब अपनी अपनी जगह ग्रहण कर लीजिए प्लीज। तो न्यूज 18 इंडिया के इस मंच पर उस सेशन की शुरुआत होने वाली है जिसका बेसब्री से बिहार की जनता को इंतजार था और इंतजार की वो घड़ियां खत्म होती है। इस वक्त हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी मौजूद हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। पहले पिता, फिर मां और उसके बाद बेटा, और बेटा जीता तो ऐसा जीता कि आज बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय भी उनकी झोली में। देखिए, सबसे मैं तो न्यूज 18 को धन्यवाद देता हूं कि आपने बुलाया। मैं तो अपनी सीट पर गया ही नहीं। नॉमिनेशन के बाद वहां की जनता ने जिताकर भेज दिया। इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि तारापुर के लोगों ने इतना विश्वास किया कि आप पूरा बिहार घूमते रहिए और 46,000 वोटों से जिताया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं तारापुर के लोगों को और बिहार की जनता को विशेष धन्यवाद देता हूं जिसने 202 सीटें देकर एनडीए को थंपिंग मेजॉरिटी से विश्वास किया, भरोसा किया और बिहार में सुशासन की सरकार बरकरार रखा। लेकिन आप आते ही एकदम एक्शन मोड में नजर आए। डीजीपी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि यहाँ पर जो मॉडल हम लेकर आएंगे उस मॉडल में बच्चियों को सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि चुनाव के ऐन पहले जंगल राज का मुद्दा वो एनडीए को लेकर बड़ा सता रहा था और शायद यही वजह है कि रूबिका जी, मैं फिर बोल रहा हूं, हमको तुलना तो करनी होगी ना। जब तक अंधेरी रात नहीं देखा होगा लोग, तब तक उसको सुबह का आनंद कैसे आएगा। इसलिए जंगल राज से तुलना करते हैं हम कि 2005 के पहले की सरकार और आज की सरकार की तुलना किया जाता है कि नीतीश कुमार जी और लालू जी के राज का फर्क समझना चाहिए। और आज बिहार में सुशासन है, इसे कोई डिफर नहीं कर सकता है। बिहार रात के 12 बजे भी आप आराम से घूमिए, आपको कोई छूने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन इन्हीं चुनावों में हमने देखा पटना में गोलियां चली थी। देखिए, दो चीजों पर आप जा रहे हैं। मोकामा में गोलियां चली थी। नहीं, वो अपराध व्यक्तिगत हो सकते हैं, व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है, लेकिन किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में नहीं हो सकता है। मैं बार बार कहता हूं, ऑर्गेनाइज क्राइम अलग है, व्यक्तिगत झगड़े अलग है। सब लोगों ने देखा है, वो जांच का विषय है, चल रहा भी है। और जिनके ऊपर आरोप लगे वो जेल के अंदर भी है, ये सब लोगों ने देखा। पर वो चुनाव जीत भी गए। वो जनता का आशीर्वाद है, वो हमारा आशीर्वाद से ज्यादा जनता तय करती है कि कौन चुनाव जीत कर जाए। अभी साबित होना कि वो निर्दोष हैं कि दोषी हैं, ये पुलिस को करने दीजिए। पर सम्राट जी, यहाँ पर कौन सा मॉडल लागू होने वाला है? जब आपने यहाँ सुशासन है, सुशासन मॉडल ही चलेगा। लेकिन ये जो सुशासन आप बात कर रहे हैं, आप नीतीश बाबू की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, नीतीश क्योंकि लोग आपके एक्शन को एकदम कंपेयर कर रहे हैं योगी मॉडल से। नहीं, योगी जी संत भी हैं और एक उत्तर प्रदेश के बड़े राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। यहाँ कॉपी पेस्ट का बात नहीं है। इशू है कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार सुशासन से बिहार चलाते रहे और बिहार में अपराधी कोई भी हो, आपने देखा होगा 2005 से 2013 के बीच में जब स्पिरिट ट्रायल बिहार में चल रहे थे, सभी लोग जेल के अंदर थे। तो जेल के अंदर डालना, बिहार में सुशासन स्थापित करना, और इसलिए मैंने आग्रह किया सार्वजनिक मंच से कि जो अपराधी हैं वो बिहार छोड़ दें, उनके लिए ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो ये जो भाषा है वो योगी आदित्यनाथ की याद दिलाती है। नहीं, महाराज जी बुलडोजर चलाना महाराज जी की याद दिला रहा है। महाराज जी रोमियो स्क्वाड जो है वो महाराज जी की याद दिला रहा है। अब मैं बता रहा हूं कि बिहार में जो हमारी बहनें कॉलेज जाती है
उसका सुरक्षा करना हमारा काम है कि नहीं? कोई यदि छेड़खानी कर रहा है तो उसका भाई गृह मंत्री है, तो किसी भी हालत में जो छेड़ने का प्रयास करेगा उसको जेल के अंदर डालने का भी सरकार काम करेगी। आपके पास गृह मंत्रालय आया है, लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ये मंत्रालय तो कभी मुख्यमंत्री के पास से गया ही नहीं, सम्राट चौधरी के पास ये कैसे आ गया? नहीं, नीतीश जी का विशेष आशीर्वाद मिला कि गृह मंत्री के तौर पर काम कर रहा हूं। ये नीतीश जी के अधिकार क्षेत्र का मामला है। वो जिस विभाग को देंगे वो विभाग उनके मंत्री यूज करेंगे। तो नीतीश जी ने आपको दिया या आप लोगों ने नीतीश जी से ले लिया? नहीं, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, वो जिसको जो विभाग देंगे वही लेगा। लेकिन ऐसा कह रहे हैं सम्राट जी कि अदला बदली जो हुई है कि फाइनेंस उनके पास गया और होम मिनिस्ट्री आपके पास आई है, ये आगे फ्यूचर की राह आप लोगों के लिए नहीं, नीतीश क्लीन करने कुमार की जी बात के है। सहमति से कोई काम हुआ, ये मैं बार बार कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, लोजपा और उपेंद्र जी की पार्टी और जीतन राम मांझी जी की पार्टी, पांचों पार्टी मिलकर पांडव बनकर कौरव को हराया, तो पूरी तरह पांडव बनकर ही बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम करेंगे। जब सीनियर गृह मंत्री यानी केंद्रीय गृह मंत्री आए थे तब उन्होंने कहा था कि आप इनको जिता दीजिए, हम इनको कुछ बहुत बड़ा देने वाले हैं। वो बहुत बड़ा गृह मंत्रालय ही था या इससे भी बड़ा है और आप बता नहीं रहे हैं? हमको तो दायित्व मिलते रहते हैं। मैं विरोधी दल का नेता बना, अध्यक्ष बना, पार्टी ने 2-2 बार उप मुख्यमंत्री का मौका दिया, यही मेरे लिए जीवन का बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन पार्टी का निर्देश मानना ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम है। क्या आप भावी मुख्यमंत्री हैं बिहार के? मैं सपना नहीं देखता हूँ। ये सपना हकीकत में हो सकता है तब्दील? पार्टी का नेतृत्व, और आज तो मैंने कहा वैकेंसी ही नहीं है। मैं चुनाव के पहले लोगों को कहता था कि वैकेंसी नहीं है, तो लोगों को लगता था कि क्या बोल रहे हैं। मैं कहता था कि 200 सीटें जीतूंगा, तो लोग कहते थे कहां से ये बात बोल रहे हैं। 200 सीटें भी जीता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, ये भी जनता ने देखा। देखिए, ये बात तो सच है कि पहले विपक्ष ने कहा बार बार आप पर, हम भी आपके पास आए थे, आपसे ये सवाल पूछा था तो आपने यही जवाब दिया था कि कोई वैकेंसी नहीं है। विपक्ष ने कहा कि ये लोग अगर सत्ता में आ गए तो नीतीश बाबू को सीएम नहीं बनाएंगे। सीएम नीतीश बाबू बने, शपथ उन्होंने ली। लेकिन अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कितने साल, 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, उसके बाद बीजेपी कब्जा कर लेगी। रूबिका जी, अब विरोधी के पास कोई काम तो रहने दीजिए, वो नया नया सपना तो देखेगा नहीं बेचारा, अब तो नई बात रखेगा। उनका काम है। हम लोगों को 5 साल बिहार को जो बचे हुए सुशासन और बिहार में इंडस्ट्री को खड़ा करना, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अभी हम लोग के पास फुर्सत नहीं है कि विरोधी क्या बोल रहा है। आपके पास फुर्सत नहीं है, लेकिन बंगले से बड़ा बेदखल करवा रहे हैं आप। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। नीतीश कुमार जी लगातार सुशासन व्यवस्था खड़ा किया और बिहार में सबका घर बदलता है। मैं तो पिछले 28 साल में 6 घर में रहा हूं, 6 घर बदलने पड़े हमको, बाद में अपने ही घर में चला गया, अब कोई घर में नहीं जा रहा हूं। देखिए, लोगों को ये भ्रम सत्य रखना चाहिए कि ये सरकार जनता चुनती है, जनता का घर है, किसी व्यक्ति का घर नहीं है, किसी की बपौती नहीं है, उनका नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, उन्हीं के बेटा गए थे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने तय कर दिया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को घर नहीं मिलेगा। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, अधिकार भी नहीं है और उनको घर नेता विरोधी दल के तौर पर जो कैटेगराइज करना चाहिए मिल गया। और उनके राजद के प्रदेश अध्यक्ष का मैंने बयान सुना। हाँ। और यही तो मैं जनता को कहता था कि ये लोग अराजकता वाले लोग हैं, गुंडागर्दी वाले लोग हैं। कैसे बोल सकते हैं भाई कि नहीं छोड़ेंगे? ये रूल ऑफ लॉ वाला स्टेट है। आपको सरकार ने दिया था, सरकार ने दूसरा दे दिया।
सरकार का काम है कि आप नेता विरोधी दल है, आपको सम्मान देगा, लेकिन आप अराजकता वाली बोली बोल रहे हैं कि हम खाली नहीं करेंगे। ये कौन अधिकार है आपको? किसने दिया है? और अगर नहीं खाली किए नहीं, तो? ये जनता ने अधिकार नहीं दिया। देखिए, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि किसको कहाँ रहना है, नहीं रहना है। कोई हारने वाला व्यक्ति कैसे सरकारी घर में रह सकता है, ये जानना चाहिए। नहीं तो जैसा कह रहे हैं कि किसी कीमत पर बंगला खाली नहीं होगा, करवा के नहीं, दिखाए, नहीं, बिलो अरे द भाई, बेल्ट इन लोगों ने हमको हिट कर इस दिया है। चक्कर में नहीं पड़ना है, ये न्यायालय तय करेगा, ये हमारा काम थोड़े। न्यायालय ने आदेश दिया है, न्यायालय तय करेगा कि किसको रहना है, नहीं रहना है। घर से बेदखल की बात भी अरे हुई घर तो दे ही रहे हैं, उससे बड़ा घर ही दे रहे हैं, छोटा कहाँ दे रहे हैं। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि घर से बेदखल का एक सवाल आया और घर टूटने का भी एक सवाल आया। आपने सुना होगा रोहिणी आचार्य मीडिया के सामने आई और उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ बदसलूकी की गई है। और अब घर के अंदर में कितना पढ़िएगा आप रूबिका जी। अब घर की बात नहीं है, बिहार की बात कीजिए। कहाँ आप उसी पे पड़े हुए हैं? वो लोग वही करते रहेंगे, उनके पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। हम लोग के पास क्लियर कट एजेंडा है कि हमको बिहार के विकास की बात करना है। हमारे लिए लालू जी के परिवार की चिंता करना हमारा काम नहीं है, उनको सुरक्षा देना हमारा काम है। उनको कोई गड़बड़ नहीं हो इसकी चिंता सरकार करेगी, लेकिन किसी भी हालत में हमारी चिंता नहीं है कि लालू जी के परिवार में बेटा क्या बोल रहा है, बेटी क्या बोल रही है। हमारा काम है बिहार में सुशासन और बिहार को रोजगार के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के साथ आगे बढ़ना। तो आपका रोड मैप एकदम तैयार है? हम लोगों ने संकल्प लिया है, 25 एजेंडा के साथ हम आए, जनता के बीच में गए, जनता ने भरोसा किया और उस पर काम करना है। अब बड़ा सवाल ये है कि आप नौकरियां कहां से लेकर आएंगे? नहीं, नौकरियां तो मैंने कहा ही है कि देखिए, कोई सरकारी नौकरी बिहार की जनता को एक पार्टी के नेता ने कहा कि हम 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। जनता ने भरोसा नहीं किया। जनता ने भरोसा किया कि 1 करोड़ लोगों को हम सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। जिस तरह पिछले साल, पिछले गवर्नमेंट में हम लोगों ने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, दिया 52 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार। इस बार 1 करोड़ लोगों को देने का संकल्प है और इस बार हमारा टारगेट है, सबसे बड़ा टारगेट है कि सुशासन के साथ यहां इंडस्ट्री खड़ी हो, रेवेन्यू यहां हो, रेवेन्यू जनरेट हो और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम बचा है उसको हम पूरा करें। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेवेन्यू, रोजगार, ये 3 मुद्दे तो आप बता रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार से कैसे डील करेंगे आप? नहीं, भ्रष्टाचार जिसके ऊपर ये लगातार आप देखते होंगे, कल भी ईडी ने कार्रवाई किया, आज भी ईडी ने कार्रवाई किया। विजिलेंस, हमारा स्टेट विजिलेंस चुनाव के दौरान भी लोगों को गिरफ्तार करते रहा। कल भी आपने देखा होगा रोसड़ा के पदाधिकारी पे कार्रवाई। हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जितना 1947 से लेकर 2005 तक गिरफ्तारी और कार्रवाई भ्रष्टाचार पे नहीं हुआ है, उससे अधिक कार्रवाई आज के तारीख में हो रहा है। क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा है, आप भी जानते हैं, आपके ऊपर प्रशांत किशोर ने तमाम तरीके के आरोप लगाए। अपराध को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर आपको कटघरे में खड़ा किया गया। उसके बावजूद आपने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते और अब आप गृह मंत्री हैं प्रदेश के। क्या आप किसी तरह का कोई एक्शन लेंगे? नहीं, या फिर इग्नोर कर देंगे? मेरा स्पष्ट मानना है, मैं स्पष्ट तौर पर सबको कहता हूं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो तो उसको जनता के बीच में रखना चाहिए और मैं स्पष्ट बोलता हूं कि मेरे ऊपर किसी तरह का भी कोई आरोप साबित करेंगे तो मैं राजनीतिक तौर पर पूर्ण रूप से संन्यास ले लूंगा। कहीं कोई ये मामला ही नहीं हो सकता है। जिस मामले में 1998 में बाइज्जत बरी कर दिया गया हो और वो पॉलिटिकल केस था, शुद्ध पॉलिटिकल केस, लालू यादव की सरकार ने, मैं विधानसभा के अंदर बोलता रहा हूं, ये तो अभी लोग आए हैं, वो लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मैं तो विधानसभा के अंदर लालू जी के परिवार के लोगों को बताते रहा हूं कि मेरे को 95 में लालू प्रसाद जी ने
पॉलिटिकल केस में यातना जेल में डाला और वहीं से राजनीति में आया। उसने तो राजनीति में भी नहीं आता, दूर दूर तक राजनीति में नहीं आता। यातना नहीं मिली होती तो राजनीति में भी नहीं आता। नहीं तो इसीलिए मेरा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि ये गंभीर मसला था और इसका जवाब आपने सदन में दे दिया, वरना आप सदन में भी ना देते। क्या आप कोई लीगल एक्शन प्रशांत किशोर के खिलाफ लेंगे? ये रोज गाली देने वाले लोग आएंगे, कितने को गाली का एफआईआर करूंगा। वैसे मैंने कहा है कि सोशल मीडिया पे कोई यदि किसी दूसरे को गाली दे रहा है तो एफआईआर करो, करना चाहिए। लेकिन हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, 30 साल से यही काम कर रहे हैं। हमारे पास काम करने का समय है। जनता को डिलीवरी नहीं दूंगा तो जनता घर पहुंचा देगी। जनता के लिए काम करना है, अपने लिए काम नहीं करना है। आप जनता को केंद्र में रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप जीते ही इसीलिए क्योंकि आपने धांधली की है, आप जीते ही इसीलिए क्योंकि आपने पैसा बांटा, एकदम खुले तौर पर पैसा बांटा है। जनता तक पहुंचाया है ना, जनता के बीच से तो कोई गायब नहीं हुआ है, जनता को पहुंचाया, यही भरोसा है। जनता को पैसा मिला है, किसी दूसरे को नहीं मिला है। नहीं तो चूंकि आपके पास पूरा मैकेनिज्म था तो आपने तो भाई, उसका इस्तेमाल किया, बेजा इस्तेमाल किया। मैं क्या कर रहा हूं, बीच चुनाव में पैसा बांटा। सुन तो लीजिए आप। बिजली बिल 1,90,00,000 परिवार को मिलता है। लालू यादव जी जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी बिल आता है तो 125 यूनिट मुफ्त होता है। लालू जी का, राबड़ी जी का आता है। तेजस्वी यादव के नाम पर बिजली बिल आता है 125 यूनिट, पहले हम उनको माफ करते हैं। आम लोगों को तो करते ही है, सबसे बड़े विरोधी को भी माफ करते हैं, ये ध्यान रखिए। दूसरा, 1,12,00,000 बुजुर्गों को, विधवा बहनों को और दिव्यांग जन को यदि पैसा बढ़ाना अपराध है, पैसा अपराध 100 बार करने के लिए तैयार हूं, कोई इशू नहीं है। और महिलाओं को रोजगार देने के लिए सारी स्कीम हमने चुनाव के पहले शुरू किया। कोई भी स्कीम हमने चुनाव में नहीं घोषित किया, हम चुनाव के पहले लाए, पूरा मैकेनिज्म लाया हमने। 1,56,00,000 महिलाओं के खाते तक पैसा पहुंचाया और 1 रुपया भ्रष्टाचार नहीं हुआ। यही तो सरकार है सुशासन का। 1 रुपया दाहिने बाएं नहीं किया। जिस भी महिला ने आवेदन डाला उनके खाते में पैसा पहुंचा। इसमें गलत क्या है? ये सुशासन है, ये मोदी जी और नीतीश जी की सरकार है। जनता तक डिलीवर करती है, तभी जनता भरोसा करती है। ये तो आपने कह दिया। अब सीमांचल के इलाकों में एसआईआर को लेकर बार बार आपने भी कई मर्तबा हमसे भी आपने कहा है कि घुसपैठियों का यहाँ कोई ठिकाना नहीं हो सकता है, आगे भी नहीं होगा। नहीं तो एसआईआर हुआ, वो पूछ रहे हैं कहाँ है? एकदम भाग गए, तब तो कह रहा हूँ कहाँ भाग और गए? मैं तो अभी भी पूरे उस इलाके को मॉनिटरिंग करा रहा हूं। आज यदि 70 लाख मतदाताओं के नाम कटे, एक क्लेम करने आया कोई व्यक्ति कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया? एक व्यक्ति नहीं मिला। पूरा राहुल गांधी पूरे बिहार घूम गए, एक आदमी नहीं खोज पाए। रूबिका जी, जो पूरा विपक्ष लगकर एक व्यक्ति नहीं खोज पाया जो बिहारी हो, भारत का नागरिक हो और एसआईआर के माध्यम से उसका नाम कटा हो और क्लेम करने आया हो, ऐसा कोई आदमी नहीं मिला। और आज भी ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम फिर चल रहा है। बंगाल से कई लोगों की सूचना है कि बिहार टपने का प्रयास कर रहा है कि बंगाल में एसआईआर चल रहा है तो बिहार ट्रांसफर हो जाए। तो सब पे पूरी तरह पुलिस नजर रखी है, सब पे कार्रवाई करता रहेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार घुसपैठियों पर आप लोग भी एक्शन लेंगे? आपका गृह विभाग पूर्ण रूप से पूरा देश ले रहा है। तो आपके पास कोई आंकड़ा है बिहार में कितने घुसपैठिए हैं? देखिए, आप एक चीज समझिए, जो क्लेम ही नहीं कर रहा है कि हम नागरिक हैं तो वो जाए अपना, हमको वही तो कह रहा हूं। अब इसको पूरी तरह नीचे ऑपरेशनल होगा। अभी इलेक्शन कमीशन ने नाम काटे, अब इसके बाद हम लोग एक एक व्यक्ति को चिन्हित करेंगे और डिपोर्ट का सिस्टम शुरू करेंगे। इसमें कहां दो मत, इसको और चिन्हित करेंगे।
अभी इस ऑपरेशन का काम पूरा नहीं हुआ है। अब एसआईआर सरकार बन गई, अब इस काम को आगे बढ़ाएंगे और एक एक लोगों को, एक एक हाउस होल्ड को चिन्हित करके जो लोग भी घुसपैठी होंगे उसको डिपोर्ट करके विदेश मंत्रालय को देकर बाहर करेंगे। ये कह रहे हैं एसआईआर से आप लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है। आज किस तरह? एआईएमआईएम के कई समर्थक यहाँ पर आए थे, प्रवक्ता भी आए थे। उसमें से एक ने ये कहा कि आप एसआईआर के बहाने, घुसपैठियों के बहाने मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। नहीं, मुसलमान हमारे एनडीए से जीत कर आया है, ये आप समझ लीजिए। एनडीए में चुनाव जीत कर आया। और दूसरी बात, हम राशन देते वक्त तो नहीं पूछते हैं कि मुसलमान है कि हिंदू है। हम गैस कनेक्शन देते वक्त तो नहीं पूछते हैं, तो वोट देते वक्त क्यों लोग पूछता है? क्या कारण है भाई, तो जानना चाहता हूं। आपके यदि मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी आज यदि 10,000 रुपया महिलाओं को दिया तो उसमें तो लगभग 14 लाख महिलाएं मुसलमान है। क्यों हमने पैसा तो नहीं रोका? मैं तो वित्त मंत्री था, कहां रुका? वोट देते वक्त कैसे लोग भुला जाते हैं? देखिए एक चीज समझिए, वो कहते हैं प्यार, आप प्यार वाले बयान नहीं देते उनको। क्या प्यार? आप ना तीखे बयान देते हैं, उनको नाराज कर देते। प्यार वाले बयान दीजिए ना। मैं भारत का नागरिक हूं। हाँ। भारत में राम के वंशज हैं। हमारे पूर्वज और उनके पूर्वज एक ही हैं। उनको नहीं पता है तब तो नहीं पता। मेरे पूर्वज भी राम हैं, उनके भी राम पूर्वज हैं। नहीं तो इंडोनेशिया चले जाइए, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री, वहां तो सबसे ज्यादा राम की ही पूजा होती है। तो भाई ये कौन सा मैकेनिज्म है? मेरा यह स्पष्ट मानना है, भारत का नागरिक वो भारतीय है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। वोट किसको कौन दे रहा है इससे मेरा काम नहीं है। मेरा काम है डेवलपमेंट का काम करना, जनता के बीच में डिलीवर करना। आज मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में ना धर्म पूछे गए, ना जात पूछे गए, सबको विकास के काम किए गए। सड़कें बनाई गई तो कभी नहीं पूछा गया कि किस कम्युनिटी के गांव में पहुंचाया जा रहा है। बिजली लगाया गया तो कभी नहीं पूछा गया। गैस कनेक्शन दिया गया, अनाज देते वक्त कभी नहीं पूछा जाता, आगे भी नहीं पूछा जाता। तो मुसलमान आपको वोट क्यों नहीं करता फिर? अब देखिए, मेरा ये मानना है कि हमको सभी लोगों ने वोट दिया, अब आप इसको तोड़ रही हैं। मेरा मानना है कि बिहार की तमाम जनता ने वोट किया। ये तो बहुत ही मासूमियत वाला आपका मानना है। नहीं, कैसे नहीं मानना? मैं तो मुस्लिम गांव में ही पैदा लिया हूं, काहे आप चिंता कर रही है? मैंने अली बे से पहले किया है, बाद में क और आ किया है। वाह तो सम्राट जी। ऐसा नहीं है, लेकिन आप समझिए कि गृह मंत्री बनते ही जो प्यार के 2-2.5 आखर आपके मुंह से बिखर रहे हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मेरा कहना है कि बिहार की जनता या देश की जनता कौन किसको वोट करता है ये उनका विषय है, लेकिन भारत के निर्माण में मोदी जी और नीतीश जी लगे हैं, बिहार के निर्माण में नीतीश जी लगे हैं। तो इसलिए दोनों व्यक्ति के डिलीवर पर जनता वोट करती है और करती रहेगी। बिहार का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? एकदम स्वर्णिम काल, अगला 20 साल देश का सबसे अच्छा राज्यों में से एक राज्य है। आरजेडी का भविष्य कैसा देख रहे हैं आप? आरजेडी का भविष्य तो दिख ही रहा है। देखिए, मैं बार बार कहता रहा, कोई मानता नहीं है। लालू जी या उनका परिवार 15 साल बिहार के पूरे चीजों का खा गया। भ्रष्टाचार जीवन में जब भी किया तो सिर्फ भ्रष्टाचार किया। लालू जी हो, लालू जी का परिवार हो, जनता सब जानती है। जनता को बताने से ज्यादा वे स्वयं लोग जान रहे हैं। नई पीढ़ी जब वोट देने जाती है तो उनके माता पिता ही बताते हैं कि मैंने कैसा जीवन जिया है। इसलिए बिहार की जनता बहुत होशियार है। बिहार की जनता बिहार में विकास को लगातार आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए एनडीए की सरकार चुना है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल और तेजस्वी बाबू की जोड़ी बिहार को पसंद नहीं आई? राहुल कोई फैक्टर ही नहीं है।
अरे भाई इन लोगों के 1300 किलोमीटर की नहीं, यात्रा वो की ठीक है है। वोट चोरी पर। अरे वो ठीक है, वो तो पिकनिक मनाने आए थे बेचारा, अच्छा अच्छा वैन लेके आए थे। अब दूसरी बात, जहां तक आपने कहा राहुल गांधी या ये दोनों, तो पूरा भारत देख रहा है। भारत को यह बताने की जरूरत है कि राहुल गांधी जी के माता जी 10 साल सुपर पावर रही भारत की। प्रधानमंत्री को कहती थी खड़ा हो जाते, प्रधानमंत्री जी को कहते थी बैठ जाओ, बैठ जाते थे, बोलने कहती थी बोलिए तो बोलना शुरू करते थे। बेटा ऑर्डिनेंस बिल को फाड़ देता था, बिल ही फाड़ देता था। ऐसा राजशाही था। उनके पिताजी 5 साल तक प्रधानमंत्री रहे, 2 साल विरोधी दल के नेता रहे, और जब देश में बीपी मंडल जी ने जो मंडल कमीशन का आयोग का रिपोर्ट लाया, आरक्षण जो हम तमाम ओबीसी को नहीं मिला था उसको दे रहे थे बीपी सिंह, तो राजीव गांधी जी विरोध कर रहे थे। उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी 13 साल तक प्रधानमंत्री रही देश की। उनके पिताजी इंदिरा गांधी जी के पिताजी 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे। अब कितना मौका चाहिए? 78 साल में 55 साल एक परिवार। अब कितना मौका दें, यही जानना चाहता है पूरा भारत के लोग, यही जानना चाहते, इसलिए वोट नहीं कर रहे हैं। नहीं, पर वो ये कह रहे हैं एम्स दिया है, टेक्नोलॉजी दी है, एक एम्स दिया था, कंप्यूटर आज दिए कितना हैं। एम्स है? आज 21 एम्स है। एक एम्स दिया था, 6 आईआईटी दिया था, आज लगातार बढ़ता जा रहा है आईआईटी। अब तो मेडिकल कॉलेज, मैं तो कहता हूं, तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में कहा 2005 के पहले बिहार नहीं था क्या? नहीं था, मैं बोल रहा हूं। अंग्रेजों ने 2 मेडिकल कॉलेज बनाया था बिहार में, और 4 कर्पूरी ठाकुर ने बनाया था। सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी ने 4 बनाया, और 1978 से लेकर 2008 तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना, यही तो कहना है। और 2008 से लेकर आज बिहार के 3800 जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने। पर यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, वो कह रहे थे आप मेडिकल कॉलेज तो बहुत खोल लेते हैं पर टीचर लोग नहीं पहुंच पाते वहां। नहीं, आप एक चीज समझिए, जब हम खोलेंगे तो धीरे धीरे व्यवस्था बढ़ेगी। आज लगभग, अभी हमने मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में खोला, नो डाउट डॉक्टर वहां नहीं रहना चाहते, इसमें कहीं दो मत। तो हम लोगों ने कहा कि यदि किशनगंज में प्राइवेट सेक्टर चला सकता है, कटिहार में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चल सकता है, तो हम पीपीपी मोड पर इसको दें, लेकिन चलाएं। ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज चलाना है और सुविधा वहां के लोगों को देना है। हम सरकार की व्यवस्था करते हैं तो हम जनता के लिए भरोसा करेंगे कि जनता को कैसे सुविधा मिल सकता है, तो हम पीपीपी मोड पर उसको ले जाएंगे। तो उसका फायदा आपको देखने को मिला है? नहीं, उसको करना ही पड़ेगा ना। तो जब हमने कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपको किशनगंज में चल सकता है, जो एकदम सुदूर देहात है, मधेपुरा तो उससे ज्यादा अच्छा जगह है, कटिहार में चल सकता है, तो हम यहां चलाएंगे। तो हम लोगों ने इसका ऑफर किया है, जैसे ही कोई लोग आएंगे उनको हम लोग इससे एडजस्ट करने का। तो फिर उसके बाद आप पर आरोप लगेगा कि आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अब देखिए, आप जिसको जो बिजनेस मॉडल को समझना पूरा है, बिगाड़ रहे हैं। अब समझना है, बिहार के विकास के लिए कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, उद्योग के बड़े लोगों को बिहार लाना पड़ेगा, और 1,80,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एमओयू साइन हुआ बिहार में। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि 1,14,000 करोड़ रुपया बिहार के सरजमीन पर काम शुरू हो गया। ये बदला हुआ बिहार, जहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता था, वहां लाखों करोड़, हजार करोड़ रुपया अब बिहार में इन्वेस्टमेंट में आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। अब मैं ममता बनर्जी की भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि एसआईआर का मसला आप जानते हैं सब जगह इस वक्त चरम पर है। एसआईआर बहुत से राज्यों में हो रही। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं भारत हिला दूंगी। अगर बीजेपी ने मुझे परेशान करने की कोशिश की, मेरे खेल में मुझे हरा नहीं सकती है बीजेपी। परेशान क्या करना, ये तो
ये कोई मरा हुआ है, कोई घुसपैठी है, उसका नाम कटेगा ना। दीदी को इसमें दिक्कत क्या हो रहा है भाई? ममता दीदी ने 2006 में पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि घुसपैठी को बाहर करना है। लालू जी ने 1992 में कहा है कि घुसपैठी को बाहर करना है। ये बदल कैसे जा रहे हैं भाई? घुसपैठी को तो बाहर जाना ही चाहिए। और जो मरे हुए वोटर हैं उनका नाम कटना चाहिए कि नहीं? जो भारत का नागरिक नहीं है उसका वोटर लिस्ट में कैसे नाम आएगा? चुनाव आयोग से मिली भगत का आप पे जो आरोप लगता है उस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, कहेंगे ये कोई नई प्रथा नहीं है। कांग्रेस पार्टी, ये पूरा जो सिस्टम बना है, संविधान जब बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया तो कांग्रेस ने 168 बार भारत के लोकतंत्र में राष्ट्रपति शासन लगाया। हम लोगों ने कितनी बार लगाया? जनता तो देख रही है ना कि बीजेपी के लोगों ने कितना राष्ट्रपति शासन लगाया। जनता देख रही है सब कुछ, जनता को तय करने दीजिए। और इलेक्शन कमिश्नर आप देख लीजिए किस तरह चुनाव लड़ते रहे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनकर। कितने लोग रिटायर किए, सब कांग्रेस पार्टी के, कई लोग कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बने। तो ये जनता देख रही है। तो ये गारंटी है कि अब जो चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी है वो रिटायर होते तो आपकी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे? गारंटी का शब्द नहीं है, मैंने ये कहा अभी तक का जो इतिहास है वो बताया। आखिर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा चुनाव नीतीश बाबू की सेहत के इर्द गिर्द भी लड़ा गया। नीतीश बाबू की सेहत के बारे में आपसे बेहतर कौन बता सकता है? नहीं, कोई नहीं, जनता देख रही है ना। जनता ने देखा कि लालू जी का परिवार का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया बारिश के चलते, लेकिन नीतीश जी का गाड़ी नहीं रुका, वो 7 सवा करके आए। यही फर्क है। फिट और अनफिट का पैरामीटर क्या है? एक 75 वर्ष का नौजवान 7 प्रोग्राम गाड़ी से करता हो और एक 32 साल का नौजवान घर में आराम करता हो। जनता सब कुछ देख रही है। सम्राट चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अभी तो बस आपकी शुरुआत है और एक बार फिर आएंगे। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब खोजने होंगे कि अब तक आपका रिपोर्ट कार्ड कहां से कितना पहुंचा है, कितने अंक लाए। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया के मंच पर आने। जनता ने दे दिया आशीर्वाद। अब रिपोर्ट कार्ड तो अब आप जब 1 साल होगा तब आइएगा। लेकिन जनता ने तो अभी एक तरह से 202 सीटें देकर सब मीडिया को आराम करने के लिए कहा है। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी